So, how to prepare and approach for an MCQ based IPR एग्जाम। ओके, तो नॉर्मली आप जब प्रिपरेशन करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए, और वो भी फर्स्ट पेपर जो होता है आईपीआर का, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन में आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाके अगर आप पढ़ने लग गए तो वैसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। अगर आप रटने लगोगे हर एक प्रोविजन, तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आएंगे वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आईपीआर वन में स्पेसिफिकली जो पिछले बैच को एक्सपीरियंस आया था उसको मिला के, बिकॉज दिस इज द ओनली सेकेंड एग्जाम विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू, और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर किसी के पास है नहीं। बट वॉट एवर experience the last batch had with respect to the question paper, I'll be telling you that, as well as how to add on some few important points which I'll be sharing on the पीपीटी। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टेक्निक होती है। वो टेक्निक मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझा देता हूँ, ताकि आपको you'll अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली व्हेन द question paper will come, you will not be in a panic mode situation, because some of you or majority of you might be giving the MCQ based examination specifically for graduation for the first time. So yes, CET is different, and when you are giving for law it is quite different. So what approach you need? First of all, you read the question very carefully. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये इतना सिंपल बेसिक स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि whenever a question comes, kindly choose the correct statements. So you have options below, 2 3 statements might be given, you might have read those statements and you tick the correct option. But sometimes there can be a question that kindly select the incorrect statements. So most of the time what students mistake what they do is they tick the correct ones, although they are asking the incorrect ones. So this is the different ways through which the examiner can play with your mind. So please read the entire question carefully. कई बार आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लोगों को लगता है मुझे आंसर पता है, और पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े उनको लगता है टाइम नहीं मिलेगा, वो आंसर टिक कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन शांत दिमाग से पढ़ना है, समझना है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है, फॉल्स है, वो सब समझ के ही आपको अगला स्टेप लेना है। उसके बाद जब भी ऑप्शंस मिलते हैं, ए बी सी डी, नॉर्मली 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ए बी सी डी जब ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से एलिमिनेट करना है आपको, कि अगर ठीक है मुझे लगता है कि सी और डी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ए और बी है, सो ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन ए और बी। तो एलिमिनेट करते जाइए, क्योंकि आप जब 4 ऑप्शंस एट ए टाइम देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली कौन सा टिक करना है। ओके, सो डोंट डू दैट। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए कि जो नहीं है, आपको 100% पता है कि ये आंसर्स नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दीजिए एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज ऑप्शंस विच यू फील आर राइट। उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। ऑब्वियसली ए या बी में से आपको जो सही लगता है, आपकी पढ़ाई की हुई होती है आपने, तो आपको उसमें से जो नॉर्मली लगता है दोनों में से, उसमें से एक एजुकेशनल गेस आप लीजिए। आंसर के ऑप्शंस भी सही तरीके से पढ़िए और आप उसको टिक कर सकते हो। सो पे अटेंशन वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन ऑल्सो। कई बार गलत तरीके से हम माउस, अभी ऑनलाइन है तो हम माउस से जब टिक करने जाते हैं तो गलत टिक हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसा मत करिए, काइंडली पे अटेंशन, आंसर के ऑप्शंस भी सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि कभी 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 सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। तो यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। आपको बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है जो आपको लगता है सबसे सही है, एंड फाइनली टिक द ऑप्शन एंड से जय माता दी। उसके बाद तो आपने एक बार टिक कर दिया, आप आगे चले गए, तो आपको यू डोंट नीड टू गो एंड थिंक अगेन, पॉन्डर ओवर इट अगेन, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। अब ये हो गया एमसीक्यू बेस्ड एनालिसिस हो गए। ठीक है। तो इसमें आपका ये अप्रोच होना चाहिए जब आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स देते हो। लेकिन अभी जब स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्स्ट पेपर के हिसाब से, आपको कॉन्सेंट्रेट किन चीजों पे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है जो थियरीज ऑफ आईपीआर है, उसका क्रक्स समझ लीजिए। ठीक है, उसका क्रक्स की वो एक्चुअली वो थियरी क्या कहना चाहती है। तो अगर आप क्रक्स समझ जाते हैं थियरी का, तो आपको आंसर टिक करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कई बार हम थियरीज रटते बैठते हैं, हर स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं, वो नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू दैट, वी जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रक्स। आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन या कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिलेटेड है, जैसे बर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कॉपीराइट्स, क्योंकि आपके कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, अ, आपके पास प्लांट वैरायटी है, फार्मर्स राइट है। तो इतने सारे
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो कई बार जम्बल्ड हो जाता है इंसान। तो आपको क्या करना है, आपको एक टैबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉपीराइट, और उसके सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो एक साइड पे लिख दीजिए, ताकि रिवाइज करते समय लास्ट मोमेंट पे आपको पता होगा कि कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है। वरना पेटेंट का कन्वेंशन आप कॉपीराइट को लिंक कर दोगे, ट्रेडमार्क का कन्वेंशन आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को टिक कर दोगे। तो ये बहुत बार कंफ्यूजन होती है लास्ट मोमेंट पे कि कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन से कॉपीराइट को लिंक्ड है। तो ये आप एक टैबुलर फॉर्मेट में या एक नॉर्मल रफ पेज पे या किताब में आप लिख के रखिए कि कौन से कॉपीराइट को कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन एप्लीकेबल है। ठीक है। उसके बाद सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो। ठीक है। सो कॉपीराइट पेटेंट की बात अगर करूँ तो इट इज एनी इन्वेंशन, ओके, एनीथिंग व्हिच इज हैविंग सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये सारा जो डेफिनेशन है पेटेंट का, वो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, एक बार आपको डेफिनेशन पता रहेगा तो आपको टिक करने में आसानी जाएगी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे कॉपीराइट में ऑथर्स राइट आते हैं, म्यूजिक म्यूजिक आता है, ड्रामा आता है, काफी चीजें आती हैं जो कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिए कि आप बेसिकली आप कौन से सब्जेक्ट मैटर को स्टडी कर रहे हैं। डिटेल में अगर आपको पता चल गया तो ऑब्वियसली आप उसको सही तरीके से आंसर टिक कर पाओगे। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, पेटेंट का 20 साल है, कॉपीराइट का 10 साल है, ट्रेडमार्क का 10 साल है, सॉरी कॉपीराइट का 60 साल है मिनिमम। तो ये जो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब आपको पेटेंट कॉपीराइट याद रह जाता है, बट व्हेन यू गो टू ट्रेडमार्क, व्हेन यू गो टू other like डिजाइंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इसके जब टर्म्स के बारे में बात होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि पेटेंट और कॉपीराइट नॉर्मली बच्चे अच्छे तरीके से याद रखते हैं पहले 2 चैप्टर, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे भूलना चालू कर देते हो। तो टर्म ऑफ प्रोटेक्शन कितने साल के लिए वो प्रोटेक्ट किया जाता है वो याद रखिए। कंपैरिजन याद रखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडमार्क। तो ये डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को आप जब आप असाइन नहीं कर सकते किसी भी थर्ड पार्टी को, यू विल हैव टू असाइन इट विद इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप हु इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये, और ट्रेडमार्क आप किसी को भी दे सकते हो। सो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कंपैरिजन है, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है। बाद में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं आईपीआर के, जैसे लोकार्नो क्लासिफिकेशन इज लिंक टू कॉपीराइट्स। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस, कि कौन सा कंसेप्ट किसको लिंक्ड है। ठीक है। जैसे सरेंडर ऑफ पेटेंट्स, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट्स, तो ये एक पेटेंट को रिलेटेड होता है। ये कॉपीराइट्स को लो कार्नोल क्लासिफिकेशन है, ट्रेडमार्क को एक अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये जो बेसिक थोड़े से कंसेप्ट्स होते हैं वो कौन से कॉपीराइट को लिंक्ड है वो आप समझ के लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू रीड माय पीपीटीज, क्योंकि मेरे पीपीटीज में ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन उन पीपीटीज में से कौन से एग्जैक्ट सब्जेक्ट पे या कौन से एग्जैक्ट डेटा पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये सब कुछ है। ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मोर, क्योंकि पिछले साल का जो एमसीक्यू था वहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के पूरे अंदर की थियरी, जो अंदर क्या स्टेटमेंट्स दी, उस पे ज्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। उनके ज्यादातर क्वेश्चन सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो दे विल पुट, वो डायरेक्टली पूछेंगे ये कन्वेंशन कौन से पेटेंट का है, या कौन से कितना साल का प्रोटेक्शन दिया जाता है इस पर्टिकुलर। जैसे बर्न कन्वेंशन में कॉपीराइट को 50 साल का प्रोटेक्शन है, लेकिन इंडिया में कॉपीराइट को 60 साल का प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इफ यू आर कंफ्यूज इन दैट एस्पेक्ट, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे देन डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये अगर आप सही तरीके से याद रखोगे आईपीआर एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन। इंटरनेशनल कन्वेंशन को रटो मत, उसके अंदर के प्रोविजंस को मत रटो कि 22.4, 22.7, 13.3, 15.2, ये जो सब प्रोविजंस हैं या उसके अंदर के डिटेल है वो इतना ज्यादा रट के भी, जो भी अब मेरे पीपीटी में दिया हुआ है उसको आप जेन्युइनली याद रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना टर्म है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या डेफिनेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि असाइनमेंट और लाइसेंसिंग में फर्क क्या है। अब उसका भी जो कंपैरेटिव टेबल है वो मेरे पीपीटीज में दिया हुआ है, तो वो भी आप सही तरीके से पढ़ लो, अंडरस्टैंड करो चीजों को। ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्चुअल डेटा, बट एट द सेम टाइम आपको समझना होगा कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ रट्टा मारोगे तो
प्रोबेबिलिटी है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो। अभी दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल आईपीआर 1 में आईपीआर 2 के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। आईपीआर 1 में आईपीआर 2 के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसका मतलब क्या है कि देवर आस्किंग सेक्शन नंबर, वो सेक्शन नंबर पूछ रहे थे फ्रॉम इंडियन लॉज, इंडियन पेटेंट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट, इंडियन डिजाइन एक्ट। तो ये पुणे यूनिवर्सिटी वालों ने, दैट इज रॉन्ग, गलती है। मैं वो एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने आईपीआर 2 के इंडियन लॉज में से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, काफी बच्चों ने ये किया था, सवाल उठाया था, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी ने एज यूजुअल कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ओके, सो हमें बच्चों ने क्या करना चाहिए कि वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। तो मैंने आई हैव लिस्ट डाउन सर्टेन सेक्शंस नंबर, अगर आप वो याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्हाट आई हैव डन इज कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू रिमेंबर फ्रॉम इंडियन लॉज। तो अगर आप ये सिर्फ इतने ही सेक्शंस हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज माय सब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर नहीं हूं मैं, लेकिन अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं इन सेक्शंस पे ध्यान देता, अगर मुझे कुछ बच्चों का नॉलेज चेक करना है तो मैंने जैसे सेक्शन 13 विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट, सेक्शन 14 विच डिफाइंस कॉपीराइट, सेक्शन 18 विच टॉक्स अबाउट असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, सेक्शन 31 compulsory licensing, 37 broadcasting rights, 38 performers right, section 51 copyright infringement, section 52 it talks about certain acts which are not copyright infringement, author special rights। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस जो है 13 14 18 31 37 38 51 52 57, इनमें से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, देर इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ये सब सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन पूछे थे। ओके, सो आपको ये सेक्शन नंबर अगर याद रखोगे कॉपीराइट एक्ट के, सिर्फ इतने ही याद रखो, क्योंकि पूरे कुछ 70-80 सेक्शन है वो आप याद नहीं रख सकते। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अभी ये पेपर सेटिंग कौन करेगा? इज इट द फैकल्टी देमसेल्व्स, इज इट पुणे यूनिवर्सिटी? बिकॉज लास्ट ईयर डेफिनेटली जो मैंने पेपर सेट किया था उसमें से तो क्वेश्चंस बहुत कम आए थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो पर लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था उसमें से हार्डली कोई क्वेश्चंस आए, लेकिन बच्चों ने यही कहा कि सर आपने जिस तरीके से समझाया था इसके लिए हम काफी क्वेश्चंस सॉल्व कर सके और हमको अच्छा स्कोर मिला। लेकिन अब इस साल अब मैं नहीं हूँ, सो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो क्या पूछेंगे भगवान जाने, क्योंकि इतना मुझे ऑब्जर्व आया कि काफी लोगों को ठीक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये कॉपीराइट एक्ट हो गया। पेटेंट एक्ट का अगर आप देखोगे तो सेक्शन 21M डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, सेक्शन 21J डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन। ओके, उसके बाद सेक्शन 2L डिफाइंस न्यू इन्वेंशन। ठीक है, अब ये अभी सेकेंड पेपर आपने पढ़ा ही नहीं है, ना ही मैंने आपको पढ़ाया है, इसके लिए आपको इनके बारे में इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है, आपको सिर्फ इन सेक्शन नंबर को याद रखना है। सेक्शन 21JA विच डिफाइंस इन्वेंटिव स्टेप, 21AC capable of industrial design or industrial application, sorry, section 3 what are not inventions, section 4 inventions relating to atomic energy which are not patentable, section 48 rights of the patentee, section 63 surrender of patent, section 64 revocation of patent, and from section 104 to 114 patent infringement। तो आपको सेक्शन 104 टू 114 सब रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, सिर्फ आप याद रखिए कि 104 टू 114 का जो सेक्शन नंबर्स हैं वो इंफ्रिंजमेंट के अलग अलग सिचुएशंस में कहाँ इंफ्रिंजमेंट होता है वो बताता है। तो कौन से कंडीशन है वो रट्टे मत बैठो, जस्ट रिमेंबर द नंबर फ्रॉम सेक्शन 21M टू सेक्शन 104 टू 1014। तो पेटेंट एक्ट में ये सारे जो प्रोविजंस हैं आप याद रखने की कोशिश करिए। अगर आप ये रिवाइज करोगे, इफ एवरी डे यू गो थ्रू दिस सेक्शंस, आप सिर्फ एक आंखों से अगर आप नजर उसको रोज डालोगे अभी से, तो विद इन अ वीक आप इन सबको याद रखोगे, लॉजिकल फ्लो है। तो ये रहा इंडियन पेटेंट एक्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस विच आर कमिंग, दे आर फ्रॉम पेटेंट एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडमार्क एक्ट, इसमें सेक्शन 2ZB विच डिफाइंस अ ट्रेडमार्क, सो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेक्शन 21 विच डिफाइंस अ मार्क,
सेक्शन 21E सर्टिफिकेशन मार्क, सेक्शन 21G कलेक्टिव मार्क, सेक्शन 21ZG वेल नोन ट्रेडमार्क, सेक्शन 9 एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 11 रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें फर्क क्या है मत पूछो, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू टीच। आईपीआर 2 में वो ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। सेक्शन 29 ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट, सेक्शन 30 द एक्ट्स विच आर नॉट ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, सो ये सारे सेक्शंस जो है ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ऐसे सेक्शन नंबर पूछे थे जो फैकल्टी को भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, इतने डिटेल में सेक्शंस या प्रोविजंस पूछे थे कि इवन द फैकल्टी हु इज एक्सपर्ट वो भी इतने सेक्शन नंबर याद नहीं रख सकता, बिकॉज इतने सारे लॉज हैं। सो समटाइम्स द क्वेश्चंस आर स्टूपिड इन देयर ओरिएंटेशन कि आप इतना डिटेल में कोई सेक्शन कैसे पूछ सकते हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कोई इंडियन पेटेंट एजेंट की एग्जाम नहीं दे रहे हो जहां पे आपको कंडीशन सब याद रहेगा। लेकिन फिर भी इतने सेक्शन तो कम से कम आप याद रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, उसके बाद आता है आपका डिजाइन एक्ट। इसके अंदर सेक्शन 2D विच डिफाइंस डिजाइन, सेक्शन 11 कॉपीराइट इन रजिस्टर्ड डिजाइन, सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट पायरेसी। ठीक है, तो ये तीन ही सेक्शन है, क्योंकि आप देखोगे अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो आपके जो सेक्शन है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं एग्जामिनेशन में। इसलिए टॉपिक भी छोटा है, लॉ भी छोटा है, तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। सो सेक्शन 2D डेफिनेशन ऑफ डिजाइन, सेक्शन 11 रजिस्टर्ड डिजाइन, सेक्शन 22 पायरेसी। उसके बाद आता है द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, ये बेसिकली दिस इज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। मैंने गलती से गुड्स लिख दिया वहां पे जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है ये। सेक्शन 2E जो एक जोग्राफिकल इंडिकेशन को डिफाइन करता है, मैंने गलती से उसको गुड्स एक्ट लिख दिया है, सॉरी। इट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2E में है, और जो लॉ है वो है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सेक्शन 67 टॉक्स अबाउट रेमेडीज। तो ये दो ही सेक्शन है, डेफिनेशन और रेमेडीज अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो वो पूछ सकते हैं। और फाइनली जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, ये फाइनल एक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेक्शन 28 ब्रीडर्स राइट, सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ वैरायटीज इन सर्टेन केसेस, एंड सेक्शन 64 इट टॉक्स अबाउट इन्फ्रिंजमेंट। तो इस एक्ट में से क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे कम है। फिर भी मैंने आपको 3 सेक्शन दे दिए फॉर सिक्योरिटी। बाबा ठीक है, थोड़ा सा बैकअप रहना चाहिए, तो इतना आप याद रख सकते हो फाइनली। ठीक है, सो दैट वाज माय दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस व्हिच यू शुड रिमेंबर विथ रिगार्ड्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एग्जाम, क्योंकि पेपर 2 में से भी वो सेक्शन पूछ रहे हैं। ओके, क्योंकि क्या पता उनके पास इतना डेटा नहीं है या टाइम नहीं है, या वो लोग आलसी हैं कि ऐसे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोविजंस पूछ रहे हैं बच्चों की तरह, विच इज जस्ट नॉट फिजिबल फॉर यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्रोविजन। ठीक है, सो आपको दैट वाज द टॉपिक। अगर आई रियली बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, दैट वाज द टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, जी हाँ, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। और जिसको कोई डाउट नहीं है, जिसको कोई सवाल नहीं है, वो सेशन छोड़ के ऑब्वियसली जा सकता है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। हमारा सेशन हमेशा ओपन माइंडेड रहा है, तो आप पूछो। एवढे 60 म्हणजे मला लक्षात नाही आला प्रश्न. मागच्या वर्षी आले होते म्हणून मी सांगितले. तुम्ही लेट जॉइन झालेला दिसताय, त्यामुळे तुम्हाला माहित नाहीये. कारण की मी जे काही अनालिसिस करून तुम्हाला सांगतोय त्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली सुरुवातीचा जो पार्ट आहे पीपीटी मध्ये मी सांगितलं होतं की कुठल्या गोष्टींवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं, तो जरा शेअर करतो मी. एक मिनिट. तुम्हाला हे सेक्शन नसल लक्षात ठेवायचे, नका ठेवू, कारण की दॅट्स युअर चॉईस. बट दिस इज ओर. हा म्हणजे मी. हा, सर्व सेक्शनवर थोडी विचारणार आहे, त्याच्यातला एखाद्या सेक्शनवर विचारतील.
They will only ask a particular section out of that, not every section where they will not are going to ask the question. They will only ask one out of those 60 sections. They might ask couple of the provisions. Yes, don't think that it is going to come from that. I'm not leaking a paper here. I'm just telling these are the sections which I feel are important. They might ask. ते सगळे कसं काय विचारतील? शक्यच नाहीये. Or descriptive, no, no, no. Because this is paper two, so they will not ask descriptive questions. They will only ask sections because last year what they did the same thing. And some of the students are saying that, sir, last this year the college is going to set up the paper. Last year university did that. I don't know. I really don't know because they don't have a good enough teacher for IPR. So I don't know how are they going to set the paper. But what my understanding goes, what they do is lot of the faculty are lethargic. They don't go into details because what question paper I had submitted, it was completely descriptive. Because I know you cannot mug up each and every section. इवन आई कैन डू दैट. सो मैं भी वो रट्टा नहीं मार सकता हर एक प्रोविजन. लेकिन अभी डिमांड है क्वेश्चन की या एमसीक्यू बेस्ड में, तो थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा याद रखना ही पड़ेगा बच्चों को. लेकिन अदरवाइज उसी लिए मैंने आपको सिर्फ वही प्रोविजंस बताए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं या मैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड स्टूडेंट्स कि आप सेक्शन नंबर से ज्यादा डिस्क्रिप्शन या अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा जाओ, तो उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, बट स्टिल दे वर एबल टू डू वेल बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर डिस्क्रिप्टिव. ओके. एनी अदर डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? Yeah, I will do that. I think a lot of students don't know about our informal groups. If some of them are interested, you can definitely. I've made everybody the group admin. So those who are interested, they can join because I do. Like I'll keep helping you guys for your IPR. आपका IPR 2 भी है. So I'm planning to help you guys in IPR 2 also. So those who are interested, they can be in the group, and those who are not, they can leave the group. There is no big problem in that. So I'll definitely share this PPT on the group so that आपको एक जगह पे सब मिल जाएगा. या आई डू दैट. अरे आप लोगों के लिए किया मैंने ये. सो yesterday night I was just sitting and I was just planning out everything because some of the students approached me. They said कि सर आईपीआर का पढ़ाई कैसे करें, तो मैंने बोला एक सेशन रख लेते हैं, तभी सभी बच्चों का हेल्प हो जाएगा. So those who are interested, they can definitely come and attend. जो सीरियस है या जो जो डरे हुए हैं कि इसकी पढ़ाई कैसे करें. सो मैं ये पीपीटी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. आपके लिए किया है मैंने. और कुछ? डन. ओके देन. आई थिंक